दिस वीडियो इज मेंट फॉर ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो क्लैट के पेपर में आते हैं उसको कैसे टैकल करते हैं, हाउ टू सॉल्व दीज लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस इन द इजीएस्ट पॉसिबल मैनर। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नाउ सबसे पहले जब आपको पैसेज मिलेगा, दिस इज बेसिकली द 2021 पेपर दैट आई हैव पिक्ड अप। यहाँ पर मैं आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन लीगल रीजनिंग पे आया है ये सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे एक्चुअली आपको यू शुड ट्राई एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस, हाउ शुड यू गो अबाउट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, मेन टॉपिक क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि उससे क्या होता है, वंस वी आर क्लियर विद व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑफ द पैसेज, हम थोड़ा उसको समझने में भी आसानी हो जाती है। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड थिंग्स। यहाँ पर टॉपिक है कि कोई इंसान वॉलेंटरीली अगर हार्म सफ़र कर रहा है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का एक मैक्सिम होता है लीगल टर्म्स में, तो अगर कोई इंसान वॉलेंटरीली कोई हार्म सफ़र कर रहा है जिससे कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट एक्शनेबल। ये प्रिंसिपल जो है ये वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया है कि हार्म हुआ है पर लीगल इंजरी नहीं है, चाहे फिजिकल इंजरी है, लीगल इंजरी वो नहीं मानी जाएगी एंड उसके लिए आप एक्शन भी नहीं ला सकते हो। दैट इज वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। दिस इज बेसिकली व्हाट the subject of this passage is. Now if you get passages, now you might get passages relating to legal current or legal static. 2020 के पेपर में लीगल करंट से पैसेजेस ज़्यादा थे, 2021 में लीगल स्टैटिक से पैसेजेस ज़्यादा थे। So how do you should be dealing with it? When you see a legal current passage, you must have, I hope that you have studied legal current affairs, you've been regular with legal current affairs। आपको पता है कि लीगल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं इस साल, जैसे कि फार्म बिल है, जैसे कि प्रपोजल आया था मैरिजेबल एज को इंक्रीज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, अडल्ट्री, मैरिटल रेप, सेडिशन, ये जो सारी चीज़ें आई हैं ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। इन पे एब्स्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं। आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अनदर वीडियो ऑफ माइन विच आई पोस्टेड अ फ्यू डेज बैक। यू कैन चेक दैट वीडियो, जहाँ पर मैंने बात करी है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशूज ऑफ 2021-2022। वॉच दैट वीडियो, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नाउ लीगल स्टैटिक पे क्वेश्चन आता है, सो डू नॉट गेट स्कैर्ड विद द वोकैबुलरी और द टर्म्स, डोंट फील दैट दिस इज समथिंग टोटली न्यू टू अस, ये हमने कभी नहीं सुना है, व्हाट इज ऑल दिस। हियर व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हेन यू सी अ लीगल स्टैटिक पैसेज, आपको यही ट्राई करना है कि उससे आपका लॉ का कोई लेना देना नहीं है कि आपको लॉ आता है नहीं आता है, आपको उस पैसेज से लॉ को समझना है। टेक दैट पैसेज एज एन अपॉर्चुनिटी wherein you will get the opportunity to understand what the law is. Don't get scared first of all looking at the question. Try to understand what is being talked about. If you feel that jargons are being used, उसको अपने लिए सिंप्लीफाई कीजिए द टाइम यू आर रीडिंग द पैसेज, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास टाइम कम है तो हमको टाइम भी मैनेज साथ साथ करके चलना है। अब यहाँ पर ये मैंने आपको बताया, व्हाट वी विल डू इज, हम इसको पैराग्राफ में ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। जब भी आपको ऐसे पैसेजेस मिलते हैं उनको पैराग्राफ्स में ब्रेक करके पढ़िए। हियर ब्रेक दिस पैसेज डाउन इनटू पैराग्राफ्स एंड साइड में लिख लीजिए, राइट डाउन व्हाट द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट, सो दैट व्हेन यू कम टू क्वेश्चंस यू हैव एन आइडिया, अ फेयर आइडिया कि इसका आंसर मुझे कौन से पैराग्राफ में मिलेगा। So here we are just talking about the principle of voluntary non-fit injuria. इसको explain किया गया है further. Here again and again it's saying the same thing. A person who has invited or assented to an act being done towards him cannot, when he suffers from it, इसको break down कर करके पढ़िए, complain of it as a wrong। मतलब अगर किसी इंसान ने खुद ही इनवाइट किया है कोई इंजरी, कोई एक्ट टुवर्ड्स हिम और उससे उसको कोई हार्म हो जाता है, देन ही कैन नॉट कंप्लेन कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। सेम चीज़ जो यहाँ फर्स्ट लाइन में बोली गई थी, यही हमको फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में फर्दर बताया जा रहा है। देन हियर इट सेज दैट द मैक्सिम अप्लाइज टू इंटेंशनल एक्ट्स विच वुड अदरवाइज बी टॉर्शियस। बेसिकली टॉर्ट लाइबिलिटी की बात हो रही है कि डिफेंडेंट की तरफ से कोई टॉर्शियस एक्ट हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली हो गया, हमें ये कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पे। अब
सेकंड में अगर बात करें सेकंड पैराग्राफ की, सेकंड पैराग्राफ से हमें लिमिटेशंस बताई गई हैं कि ये मैक्सिम कब कब अप्लाई होगा। तो ये हमें लिमिटेशंस बताई गई हैं। फर्स्टली क्या लिमिटेशन है, कोई भी अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर के द्वारा कोई इंजरी कॉज करी गई है जहाँ पे एम्प्लॉयर ने कोई अपनी ड्यूटी ब्रीच करी है, तो जो ड्यूटी किसी लॉ ने उस एम्प्लॉयर के ऊपर डाली थी अगर वो ब्रीच करी है, देन इन दैट केस employer cannot say that the person assented for this job and it is this principle will apply and I will not be liable। but जहाँ पर नेग्लिजेंस हुआ है स्टैट्यूटरी ड्यूटी का, इट इज ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द प्लेंटिफ हु नोइंगली एक्सेप्ट्स द रिस्क। मतलब कि अगर कोई नेग्लिजेंस हो रहा है, कोई ड्यूटी थी जो परफॉर्म होनी थी जहां पर एम्प्लॉयर जो है वो गिल्टी नहीं है, उसने कोई नेग्लिजेंस नहीं करा है, बट एम्प्लॉई ने खुद ही नेग्लिजेंस करा है एंड उसको पता था कि वो अगर ऐसा कुछ करेगा तो उससे उसको हार्म हो सकता है, then in that case this principle will be applicable। so here we have seen that when the employee, यहाँ पर हम employee employer relationship देख रहे हैं, if employee has consented to the harm and negligence is not there from the employer, then voluntary non-fit injury will apply। then second position is in an exigency caused by the defendant's wrongful conduct, consciously and deliberately faced a risk whether the person is endangered is the one whom he owes duty to protection as a member of family, as a stranger, or he owes such duty। मतलब इसका क्या हुआ, डोंट गेट बॉदर्ड बाय दीज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, अगेन आई वुड से ट्राई टू ब्रेक इट डाउन। अगर आपको लग रहा है कि वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, कुछ आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा है, यू कैन इग्नोर दैट वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैराग्राफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग बिहाइंड इट, व्हाट इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू से। हियर इट बेसिकली सेज दैट अगर कोई इमरजेंसी आ गई है बिकॉज ऑफ द रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, जिसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट इज द पर्सन जिसके अगेंस्ट एक्शन लाया गया है, अगर कोई उसके रॉन्गफुल कॉन्डक्ट की वजह से कोई इमरजेंसी आ गई है जिससे जो इंसान है वो जो हेल्प कर रहा है, जो हार्म ले रहा है, रिस्क ले रहा है, तो उसने कोई अपने ऊपर ड्यूटी ले ली कि मैं बचाऊंगा इस सिचुएशन से, ही इज बेसिकली बिकमिंग द रेस्क्यूअर, then he will not be deprived of this right। उसको वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी का मैक्सिमम उसके ऊपर नहीं अप्लाई होगा कि उसने खुद ही कॉन्सेंट किया था। तो डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता दैट वाई शुड आई रिफंड और मेक गुड द पेमेंट टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ फेस दैट रिस्क। ऐसा रेस्क्यूअर के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दो एक्सेप्शंस हमने समझ लिए, दो एक्सेप्शंस और हैं इन फर्दर पैराग्राफ्स। Third is to cover a case of negligence, the defendant on the basis of maxim must be based on implied agreement whether amounting to a contract or not। नहीं समझ में आ रहा है, रुक जाइए, पूरा पैराग्राफ पढ़िए, ट्राई टू रीड द पैराग्राफ इन होल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, डोंट गेट परप्लेक्स्ड बाय ईच एंड एवरी सेंटेंस। देन फर्दर वी आर रीडिंग, डिफेंस जो है वो अवेलेबल होगा ओनली व्हेन प्लेंटिफ इज फ्रीली एंड वॉलंटरीली विद हिज फुल नॉलेज agrees to incur that risk and waive of any claim for injury। मतलब प्लेंटिफ ने खुद की मर्जी से फ्रीली वॉलंटरीली विदाउट एनी फोर्स विदाउट एनी कंपल्शन अग्रीमेंट में एंटर किया है कि वो अपने ऊपर रिस्क लेगा। बट अगर प्लेंटिफ के पास कोई चॉइस नहीं है या उसको कोई नोटिस नहीं मिला है, उसको जो अग्रीमेंट है उसके पास वो चॉइस ही नहीं है अपना एसेंट देने की, तब ये मैक्सिम नहीं अप्लाई करेगा। उसको द प्लेंटिफ कैन क्लेम द डैमेजेस बिकॉज उससे कोई कॉन्सेंट लिया ही नहीं गया ढंग से, वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो कॉन्सेंट दे ही नहीं सकता। देन फाइनली फोर्थ इज द मैक्सिम विल नॉट अप्लाई when the act relied upon is done because of the psychological condition which the defendant's breach of duty has inducted। डिफेंडेंट ने अपनी कोई ऐसी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करी है, इज नॉट परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी विच हैज कॉज्ड सम साइकोलॉजिकल कंडीशन फॉर द पर्सन to enter into such harm, then also in that case
defendant cannot claim that the person who is suffering injury voluntarily took up the risk. In that case also it will not apply. So हमने क्या पढ़ा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी का और उसके 4 एक्सेप्शंस पढ़े. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, ए जो है वो एक कार ओनर है, डी उसका ड्राइवर है. डी ड्राइवर ए को छोड़ के चला जाता है रेस्टोरेंट पे एंड ए उसको बोलता है दैट यू टेक द कार बैक. व्हेन ही इज गोइंग ही गेट्स द पेट्रोल फिल्ड एट द टैंक एंड वहां पर क्या होता है, दो स्ट्रेंजर्स बी और सी उससे लिफ्ट ले लेते हैं. लिफ्ट लेने के बाद जब कार आगे जाती है एक्सीडेंट हो जाता है, सी की डेथ हो जाती है. बाद में बी और सी दोनों क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन लेके आते हैं ए और डी के अगेंस्ट दैट तुम्हारी वजह से सी की डेथ हो गई, सो वी नीड कॉम्पेंसेशन फॉर दैट. अब इसमें लाइबिलिटी कैसे अराइज होगी, यहाँ पर हार्म हुआ है बी और सी को, हार्म हुआ है जिसके लिए वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा. हाउएवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी, क्या वो यहाँ अप्लाई होगा. These people B and C, they took this, they were strangers to D and still they voluntarily took this lift from D. They voluntarily took the risk कि उन्हें पता भी नहीं है D कैसी गाड़ी चलाएगा. They don't know the demeanor of D, how will he drive, whether he drives safely, what kind of a driver he is. They took that risk upon themselves and that is why their claim will fail because voluntary non-fit injuria will be applicable and कॉम्पेंसेशन वो नहीं ले सकते बिकॉज उन्होंने रिस्क को, इंजरी को कॉन्सेंट किया है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. देन कमिंग ऑन टू अनदर ऑप्शन, एक मोटर कार रेस हो रही है ऑन अ ट्रैक. फिर ड्यूरिंग द रेस क्या होता है, कोलिजन हो जाता है दो कार्स के बीच में. रमा एक स्पेक्टेटर की तरह उस रेस को अटेंड कर रहा है बट जब कोलिजन हो जाता है उसकी वजह से रमा को इंजरी हो जाती है बिकॉज कार टॉपल करके उनके ऊपर आ जाती है. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अब यहाँ पर भी सेम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कीप दैट बैकग्राउंड इन माइंड. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने खुद के लिए इंजरी अज्यूम करी. अगर आप कार रेस देखने गए हो सकता है कार का एक्सीडेंट हो जाए एंड यू माइट सफर बिकॉज ऑफ दैट लॉस. सो हियर यू आर कंसेंटिंग टू दैट रिस्क, टू दैट इंजरी. देयरफॉर रमा took that risk of injury and danger उसको वहाँ पर था which he could foresee, इसीलिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा एंड रमा को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉन्सेंट इन वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया. कॉन्सेंट की जब हमने बात करी थी ऊपर, आप देखोगे कि थर्ड एंड फोर्थ में वी स्पोकन अबाउट कॉन्सेंट, जहाँ पर हम ऑल्दो फर्स्ट एंड सेकंड में भी वी स्पोकन अबाउट कॉन्सेंट. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉन्सेंट किस टाइप का होना चाहिए. हियर दे आर सेइंग knowledge of the risk does not always amount to consent. Yes, because हमने ये ऊपर इस सिचुएशन में देखा है ऑप्शन नंबर 3 में कि आपके पास consent तब है जब आप freely voluntarily with full knowledge अपना consent दे रहे हो. बट अगर मान लीजिए प्लेंटिफ के पास कोई चॉइस नहीं है, he is beyond the ability to make a choice. Here it means उसके पास consent नहीं है. ऑल्दो उसको पता है कि ऐसा इंजरी हो जाएगी बट ही इज नॉट एबल टू गिव कॉन्सेंट. दैट डज नॉट मीन, उसको अगर नॉलेज है कि ऐसा कुछ गलत हो सकता है, उसका कॉन्सेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना कॉन्सेंट दे दिया है. तो नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू कॉन्सेंट. कॉन्सेंट फ्रीली आना चाहिए, सिर्फ जानकारी से कॉन्सेंट नहीं होता है. Then next is Lily has placed spring guns in a wood ground. तो अपना ग्राउंड है लिली का, वहाँ पे उन्होंने स्प्रिंग गन्स लगाई हुई हैं एंड करण जो है वो इस नॉलेज के साथ उसके लैंड पे एंटर कर रहा है कि स्प्रिंग गन्स हैं, अगर मैं इन पे चढ़ूंगा, ट्रेसपास करूंगा, आई माइट गेट इंजर्ड. सो बट इवन देन ही इज गोइंग एंड टेकिंग दैट टास्क. सो यहाँ पर नॉलेज भी है और कॉन्सेंट भी है, वॉलंटरीली गए हैं, खुद से गए हैं, फ्रीली गए हैं. So which of the following statements is correct, हमको ये बताना है. Lily will be liable to pay compensation to Karan. No. Why will she pay compensation? He has voluntarily agreed to the risk. Lily has not committed a tort against Karan by exceeding her right of private defense. अब यहाँ पर ये right of private defense ये बात नहीं हो रही है. ऑल्दो यू माइट फील कि लिली ने कोई टॉट नहीं किया है, आपको लगेगा रीजनिंग आपकी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरी है, बट यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है दैट शी इज नॉट एक्सीडिंग हर राइट टू प्राइवेट डिफेंस.
बट देन हियर दिस ऑप्शन कैन नॉट बी चूजन बिकॉज ऊपर पैसेज में हमने प्राइवेट डिफेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा. यू हैव टू रिलेट इट टू द पैसेज. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू चेक, दैट विदाउट योर नॉलेज ऑफ द लॉ, दे डू नॉट वांट यू टू नो द लॉ. Without your prior knowledge of the law, can you actually come to a reasoning on the basis of the passage? That is being checked. Then Karan's case does not fall within voluntary non-fit injuria. ये बिल्कुल गलत है, वो अपने खुद के consent से गए हैं. Karan had the knowledge that spring guns are there and he willfully courted the danger for himself. Therefore, option D is the correct answer. Then last question is, which of the following is not an element to claim the defense of voluntary non-fit injuria? Voluntary non-fit injuria आप claim कब कर सकते हैं? वो we've already seen in the passage. Let us look at the options. Prior knowledge of the plaintiff about the risk involved. इसमें बेसिकली हमें बताना है कौन से एलिमेंट्स नहीं है. तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं? प्रायर नॉलेज आपको पता है कि एक रिस्क है, तो ये एक एलिमेंट हो गया. फिर उस रिस्क को पता है आपको, आपने उस रिस्क को लेने के लिए फ्री कॉन्सेंट दिया है, आपका फ्री कॉन्सेंट है, आपने वॉलेंटरली एक्सेप्ट किया है टू टेक दैट रिस्क. द प्लेंटिफ हैज टेकन दैट रिस्क. प्लेंटिफ इज कंपेल्ड टू अग्री टू अ रिस्क? नो, दिस इज नॉट अ कंडीशन. एक्सेप्शन में ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर वो ऐसी सिचुएशन में है कि उसका कॉन्सेंट जो है वो उसकी खुद की तरफ से नहीं आ रहा है या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है, तब ये मैक्सिम नहीं अप्लाई होगा. So therefore option C here is the correct answer. So this is how basically you have to solve your legal reasoning passages. If you want to practice more, we've provided some passages on our website, legal reasoning as well, and for current affairs as well. Current affairs में हम आपको monthly 30 passages we've given you. So अभी आप देखोगे अगर last अगस्त से अगर अभी तक देखोगे, हर मंथ के 30 पैसेजेस हैं उस मॉड्यूल में, क्लैट मॉड्यूल में, फॉर योर प्रेपरेशन, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एज मच. इफ यू वांट यू कैन टेक दैट मॉड्यूल एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू वांट. इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in. and I hope that through this video you got some clarity that how you should be actually dealing with these passages. Do not get bothered by the language से ज़्यादा डरिए मत, इतना डिफिकल्ट नहीं है. ये आपकी बेसिकली बेसिक रीजनिंग चेक कर रहा है, चाहे आपको लॉ पता है नहीं पता है. ऑल्दो इट माइट हैपन दैट बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पैसेज वेल, बट बिकॉज थोड़ी लैंग्वेज टफ हो सकती है. बट इन एनी केस दिस कैन बी सॉल्व थ्रू रीजनिंग ऑल्सो. बेसिक लॉजिक लगा के, अंडरस्टैंडिंग लगा के ऑफ द पैसेज, इट कैन बी सॉल्व. सो डोंट वरी अबाउट इट. Just in case अभी भी आपको कोई डाउट और क्वेरी है, drop down the same in the comment box below. And also keep following us here. We keep posting a lot of videos that are of use regarding legal current affairs, legal career, your law entrance examination. So keep following us here. Subscribe to this channel. Instagram पे भी हमको ज़रूर follow.